नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। लोकतंत्र का महापर्व यानी कि आम चुनाव जारी है। 2 चरणों का मतदान हो चुका है और अब तीसरे चरण से यह काफिला आगे बढ़ा चढ़ा जा रहा है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अब अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं, उसने कहीं ना कहीं अब सवाल भी कहीं उत्पन्न कर दिए हैं। जहां एक और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने हर किसी को हैरान कर दिया, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को तो नहीं, लेकिन कैसरगंज से उनके बेटे यह करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बना दिया। वहीं अखिलेश यादव की बात करें, जो इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर उत्तर प्रदेश में सवार हैं, उन्हें कई झटके हाल फिलहाल में लगे हैं। चाहे जयंत चौधरी का अलग होना हो, चाहे पल्लवी पटेल का अलग होना हो। पल्लवी पटेल पर बात आ चली है तो बता दें कि आज ही पल्लवी पटेल ने 3 और उम्मीदवारों की अपनी नई सूची जारी कर दी और सूबे की लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में न्यूज़ रूम में मैं मौजूद हूं और तमाम सहयोगी हैं जो अलग अलग राय रखते नजर आ रहे हैं। यहां पर अगर पल्लवी पटेल की ही बात करें तो जो कदम पल्लवी ने उठाया अखिलेश से अलग होकर, वहां मेरे सहयोगी का मानना है कि हाँ, बिल्कुल सही किया है, अपने राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया है। तो एक और ये भी कहीं ना कहीं राय बन रही है कि पल्लवी पटेल ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। सबसे पहले दिनेश तो जाने कि दिनेश कुल्हाड़ी मार लिया। लगातार यहां बातचीत चल रही थी मेरी, तो मुझसे कह रहे थे कि पल्लवी पटेल ने बेहद गलत फैसला लिया। क्या गलत लगता है फैसला? देखिए, वाकई में जिस तरीके से पल्लवी पटेल का जुर्रुख हमने देखा है कि जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव हुए उस दौरान अखिलेश यादव की तरफ से अप्रोच किया गया कि आप किसे वोट करेंगे, लेकिन पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधे, वहां पर विरोध में वोट करती नजर आई, क्रॉस वोटिंग करती हुई नजर आई। और अखिलेश यादव की नाराजगी वहां पर साफ थी कि पल्लवी पटेल, जिसको यहाँ पर राजनीतिक आधार देने में समाजवादी पार्टी ने अपना सब कुछ यहाँ पर न्यौछावर किया, उस पल्लवी पटेल ने जब चिंता की घड़ी आई, यहाँ पर मुश्किल की घड़ी आई अखिलेश यादव की पार्टी के साथ, तो उस दौरान उन्होंने साथ छोड़ दिया। ऐसे में जाहिर तौर पर अखिलेश यादव की नाराजगी बनती थी, लेकिन पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं अपने दल का यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार करना चाहती थी, दल की सक्रियता को आगे बढ़ाना चाहती थी, विस्तार करना चाहती थी, और उन्होंने यहाँ पर 2 से अधिक सीटों की मांग की। और जिस तरीके से अखिलेश यादव 2 सीटों को लेकर भी संकोच में नजर आ रहे थे, पल्लवी पटेल को यह फैसला लेना पड़ा कि अब अखिलेश यादव के साथ राजनीतिक जो सफर है आगे तय नहीं किया जा सकता है। ऐसे में संगठन के विस्तार को लेकर के पल्लवी पटेल लगातार यहां सक्रिय रही और उसी आधार पर यह फैसला किया गया कि यहां पर अखिलेश यादव से अलग होकर के चुनाव लड़ा जाता है तो पार्टी कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन तनुज, यहां पर साफ तौर पर दिनेश का कहना है कि महज 2 सीटें मांग रही थी और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एक कंजूसी दिखा रहे थे और पल्लवी अपने संगठन को विस्तार देने के लिए कर रही थी। क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल पल्लवी का फैसला मुझे बिल्कुल सही दिखाई दिया। जैसे ये बोल रहे हैं कि पल्लवी ने सोचा कि उन्होंने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया ऐसे बुरे वक्त में, तो अखिलेश यादव की रणनीति उन्होंने अपनाई। कहीं ना कहीं वो भी तो मायावती का साथ छोड़ते नजर आए जब बीएसपी पार्टी बुरे वक्त में आई। क्या मायावती के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन नहीं था? क्या मायावती के साथ रहकर अखिलेश यादव ने कई बार सरकार नहीं बनाई? लेकिन आज वही बुआवती जी अलग हो गए। तो अगर आप मायावती के साथ की जिक्र कर रहे हैं, 2019 में उन्हीं मायावती को 0 से 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश लाए थे, लेकर आए थे, लेकिन वो समय था। लेकिन आज के समय में अखिलेश यादव कहाँ है? क्यों ध्यान नहीं रख रहे मायावती का? क्यों कांग्रेस के साथ जाकर शामिल हो गए? क्यों आम आदमी पार्टी में जाकर मिल गए? अपनी बुआ को भूल गए। तो ये दिनेश, ध्यान की बात है, ध्यान नहीं रखा जा रहा मायावती का ध्यान किस आधार पर रखा जाए अक्षय? जिस तरीके से 2022 के लोक विधानसभा यूपी में उनका हश्र जो रहा है, पार्टी का लगातार जिस तरीके से 4 बार मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आई, और उसके बाद पार्टी के ये हश्र होता है कि 5 सीटें जीतने में भी नाकाम दिखाई दी। ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव है, किस आधार पर अखिलेश यादव यहाँ पर मायावती का समर्थन करते नजर आए? जिस वक्त किसानों की समस्याएं थी, मायावती ने चुप्पी साधे रखी। अखिलेश यादव के तमाम कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज होता है, मायावती चुप रहती है, बैकडोर से कहीं ना कहीं सपोर्ट करती भारतीय जनता पार्टी को नजर आती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस दौरान गठबंधन में चुनाव लड़ा गया था, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक उस वक्त इस्तेमाल किया गया, और वही मायावती अब जो 2024 के लोकसभा चुनाव है यहां पर भी निष्क्रिय नजर आ रही है। समझ सकते हैं कि यहां पर पार्टी का हश्र क्या हो चुका है। जिस तरीके की उनकी पिछले 5 से 10 सालों में जो चुनावी रणनीति रही है, उस रणनीति को देखते हुए अखिलेश यादव ने सही फैसला किया है कि मायावती आगे चल करके अपनी
राजनीति को आगे नहीं बढ़ा सकती सिवाय अखिलेश यादव के वोट बैंक पर यहाँ पर सेंधमारी करने के अलावा। अखिलेश यादव की वोट बैंक पर सेंधमारी मारने की बात कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मायावती का देखिए, आप देख सकते हैं इस बार उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में भी 7 सीटों पर मायावती ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और कहीं ना कहीं मायावती का जो फैसला है कि मैं गठबंधन में नहीं आऊंगी वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक गठबंधन टूटते हुए नजर आते हैं। आज आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पर आरोप लगाकर अपनी सरकार बनाई, आज वही दोनों एक साथ आ गए। शायद वही कारण था कि कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली ने प्रदेश अध्यक्ष से अपना इस्तीफा दे दिया। तो गठबंधन आपस में भिड़ते रहते हैं, मायावती का फैसला बिल्कुल ठीक है। और बात रही, मैं आप मेरी बात पूरी होने दो, बात वो रही कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने बोला कि लाठी चार्ज हुई तो उस समय कार्यकर्ता पर, मैं आपको थोड़ा सा रुक करना चाहूंगा। जब अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो क्या अखिलेश यादव की सरकार में कानून व्यवस्था क्या थी? मायावती ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को अच्छे से रखा, गुंडा राज थोड़ा सा खत्म करा, और अखिलेश यादव उस गुंडा राज का थोड़ा सा साथ देते हैं तो उन्हें वोट भी उत्तर प्रदेश में मिलता है। मायावती उस चीज का साथ नहीं देती है। मायावती अपने सियासी साख को बचा क्यों नहीं पाई? आपका कहीं ना कहीं आंकड़ों पर आप बात नहीं कर पा रहे हैं। 88 नहीं पाए, बचा तो अखिलेश यादव भी नहीं पाए। अखिलेश यादव का कहाँ है? अखिलेश यादव का कहाँ है? चुनाव का पूरा देखिए, उत्तर प्रदेश में तब बुरा हाल है कि सरकार बना नहीं पा रहे उत्तर प्रदेश। 2 बार से बीजेपी पार्टी का राज चल रहा है। मैदान में उतारना, क्या यहाँ पर अखिलेश यादव के वोट बैंक में सेंधमारी करने का फैसला नहीं था? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की तरफ से खुले मन से ऑफर दिया गया? सीधे तौर पर आप ये बात कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव के यहाँ जिस तरीके से मायावती ने अपने प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में उतारे हैं कि वो मुख्य रूप से अखिलेश यादव की जिन सीटों पर यहाँ रणनीति थी उसको बिगाड़ने के लिए, क्या रणनीति बिगाड़ने के लिए मायावती उतर रही हैं? तो अखिलेश यादव भी तो ये काम कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव नहीं कर रहे? दलितों को इस बार वोट सबसे ज्यादा उम्मीदवार उतारे, क्यों इतना ध्यान रख ले अखिलेश यादव? तब से तो उनको ध्यान नहीं था दलितों का, सिर्फ यादवों और मुसलमानों का साथ लेकर अखिलेश यादव ने अपनी पूरी पार्टी बना ली और अब उन्हें दलितों की याद आ रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव को यदि देखा जाए तो मायावती की जो दुर्दशा हुई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो किसी से छुपी हुई नहीं है। दलित वोट बैंक की बात यहां पर करते नजर आ रहे हैं। आखिरकार क्यों दलित वोट बैंक यहां मायावती से छिटकता हुआ नजर बीच में रोकना चाहूंगा आपको, आपने 22 के चुनावों का भी जिक्र किया, बीच में रोकना चाहूंगा, 22 के चुनावों का भी आप जिक्र कर रहे हैं। उन्हीं 22 के चुनावों में पल्लवी ने उन्हीं के यानी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, सिरातू से विधायक भी वे बनी है, और जिस तरीके से यह गठबंधन तोड़ा है यहाँ पर कहीं ना कहीं इस गठबंधन को लाज का उसका कहीं ना कहीं जो समर्थन अखिलेश ने दिया था उसका तो मान कुछ हद तक रखना चाहिए था। बिल्कुल जाहिर तौर पर रखना चाहिए था। पल्लवी पटेल का यदि सियासी आधार देखा जाए तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं भी खड़ी हुई नजर नहीं आती है। देश का देखा जाए तो सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा है उत्तर प्रदेश, 403 यहाँ पर विधानसभा की सीटें आती हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं। देखा जाए तो पल्लवी पटेल एक यहाँ पर जो है विधानसभा की सीट को जीतने में नाकाम रही थी। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात कर ले, यदि अखिलेश यादव उस वक्त खड़े नहीं होते तो क्या वो केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू सीट से हरा पाती? ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी तरफ देखा जाए तो अब जिस तरीके से उनकी बहन अनुप्रिया पटेल लगातार सक्रिय राजनीति में नजर आ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में बात करें या फिर लोकसभा के चुनाव में 2019 में जिस तरीके से मिर्जापुर चुनाव उन्होंने जीता था, वो उस आधार पर कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही है। लेकिन पल्लवी पटेल उसमें भी नाकाम नजर आ रही थी। आखिरकार किस आधार पर यदि फूलपुर और मिर्जापुर 2 सीटें दी जा रही थी तो पल्लवी पटेल को इससे ज्यादा और क्या उम्मीदें थी? और आखिरकार अखिलेश यादव उनको अधिक सीटें दे तो किस आधार पर दे? ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है। आधार की बात आई है, यहाँ ये बात कही जा रही है कि विधायक अगर पल्लवी पटेल है तो वो अखिलेश के समर्थन से, क्या इतने आधार की बात आ गई? देखिए, अभी जब उनके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्हीं के समर्थन से विधायक है, मानेंगे। लेकिन आप आज की स्थिति देखिए, पल्लवी पटेल जाने के लिए तैयार नहीं है अखिलेश यादव के बाद साथ। और दूसरी बात, इन्होंने अपनी बात में बार बार कहा कि मान सम्मान। मैं पूछना चाहूंगा, अखिलेश यादव अपने ही घर की बहू का मान सम्मान क्यों नहीं कर पा रहे? वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों है? भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद क्यों कर रही है टिकट की? अखिलेश यादव बड़ी बात कह रहे हैं आप, यहाँ पर घर पर आ चुकी है बात। बिल्कुल, घर पर अपने घर की बहू को लेकर आए वापिस। अगर अखिलेश यादव इतने मान सम्मान की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव मायावती का मान सम्मान करते हैं, अखिलेश यादव पल्लवी पटेल का मान सम्मान करते हैं, लेकिन वही अखिलेश यादव अपने घर की छोटी बहू का मान सम्मान नहीं कर पा रहे। शायद इसी कारण वो बीजेपी से टिकट की उम्मीद कर रही है और बीजेपी पार्टी में उनको टिकट नहीं दे पा रही है। 62 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस साथ है, लेकिन घर में ही जो कहीं ना कहीं फूट पड़ी थी 1.5-2 साल पहले, वो अब तक जोड़ने में नाकाम रहे। 62 सीटें कैसे साधेंगे? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से इन्होंने शायद अपना यादव का जिक्र
जिक्र किया है यहाँ पर अपने जो वक्तव्य उसमें। और अपर्णा यादव को देखा जाए तो जिस तरीके से शिवपाल यादव के द्वारा कोशिशें की गई, डिंपल यादव के द्वारा कोशिशें की गई, चुनावी मैदान में उतारने से पहले यहाँ पर कहीं ना कहीं परिवार को एकजुट करने की अखिलेश यादव की कोशिशें थी। दूसरी तरफ मैं इनके बयान को कोट करना चाहूंगा यहाँ पर, यदि भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए पिछले 2 साल से अधिक वक्त से यदि अपर्णा यादव सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी उनको किस आधार पर यहाँ जो है दरकिनार करती जा रही है? आखिरकार क्यों उनको केसरगंज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा गया? रायबरेली से टिकट क्यों नहीं दी गई? क्या अपर्णा यादव का यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कोई भविष्य नजर आता है? और शिवपाल यादव जो बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि परिवार को हम एकजुट करना चाहते हैं। शिवपाल यादव ने भी 2017 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, लेकिन पार्टी का विलय मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कर दिया गया था। देखने की बात यह है कि आखिरकार राजनेता किस तरीके से अपने राजनीतिक आधार को साधते हैं। यहां पर मुझे लगता है कि हार कर अंतिम वक्त में अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनना पड़ेगा और वहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत। शिवपाल यादव चाचा का जिक्र किया जा रहा है कि पार्टी भले ही छोड़ दी हो, परिवार में कुछ अंतर कलह के चलते, लेकिन वापसी करेंगे यहां पर। देखिए बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं, ये जैसे बात कर रहे हैं कि शिवपाल यादव इन्होंने बोला कि अपर्णा को मनाने की कोशिश करी, लेकिन वो कोशिश सिर्फ चुनावी मंचों से करी गई। जाकर घर पर जाकर बातचीत नहीं हुई, कभी कोशिश नहीं करी, फोन पर बात नहीं हुई। सिर्फ कोशिश हुई जनता को दिखाने के लिए कि हम कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को मुलाकात के लिए बोलते हैं, कोशिश करते हैं शामिल करने की, लेकिन वो कोशिश नहीं करी गई जो करनी चाहिए थी, क्योंकि वो परिवार की बहू है। दूसरी बात इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव ने भी अपनी अलग पार्टी बनाई थी 2017 में, लेकिन कारण तो अखिलेश यादव ही थे ना। अखिलेश यादव ही वो कारण है कि आज शायद आजम खान रामपुर के अंदर अखिलेश यादव को समर्थन नहीं दे रहे और बहुजन समाज पार्टी की जो वहां से कैंडिडेट है उनको चुनाव लड़वा रहे हैं। मतलब इतना बड़ा नेता समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव के विरुद्ध हो गया और अखिलेश यादव मान सम्मान की बात कर रहे हैं। समर्थन की बात आई है दिनेश, समर्थन को लेकर ही राहुल गांधी पर भी यह बात कही अखिलेश यादव ने कि गांधी परिवार का एक सदस्य कम से कम इन 62 में से जो 17 सीटें आपने ली हैं और 80 में से कम एक सदस्य उतरना चाहिए। यहां पर क्या लगता है? जिस तरीके से राहुल गांधी का ये जो फैसला किया गया है, मेरे ख्याल से यहाँ कांग्रेस पार्टी ने अपने गढ़ को बचाने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि 2 सीटों पर वो चुनाव लड़े, मेजोरिटी दिखाना चाहते थे। कहीं ना कहीं विपक्ष में कमजोर जो दिखाई दे रही कांग्रेस पार्टी, उसको मजबूती के साथ यहाँ पर लेकर आना चाहते थे। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो अखिलेश यादव की उससे रणनीति का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर असर देखने को मिल सकता है। 2 सीटों को आपने जिक्र किया है, यहाँ पर 2 सीटें हैं, वायनाड है, रायबरेली आ चुकी है, अमेठी एक वक्त एक दौर बीता हुआ दौर हो चुका है उसमें हुआ करती थी। रायबरेली अमेठी के अलग, रायबरेली और वायनाड अगर जीत जाते हैं तो किसी एक को यहाँ छोड़ना होगा राहुल गांधी को, और फिर वहां पर उपचुनाव होंगे। तो स्थिति तो राहुल गांधी ने वही ला दी है यहाँ। देखिए मैं वही बात कह रहा हूं यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जो चक्रव्यूह बनाया था, बार बार ये कोशिशें की जा रही थी कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। सोनिया गांधी ने चूंकि यहाँ पर ये कह दिया था कि मैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए समर्थ नहीं हूँ, ऐसे में राहुल गांधी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार वायनाड सीट पर जिस तरीके से राहुल गांधी जो पिछली बार भी 4 लाख वोटों से जीत दर्ज करके आए थे, इस बार भी जीत दर्ज करते हैं, तो क्या वायनाड सीट से एक कोई बड़ा यहाँ पर चेहरा मैदान में उतारा जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप परिवार यहाँ पर राजनीति की बात देखेंगे तो अमेठी और रायबरेली कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है, और अपने गढ़ को आखिरकार कौन कैसे छोड़ सकता है? लेकिन अमेठी छोड़ा है, अमेठी छोड़ा है, लेकिन केएल शर्मा जो लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत सिपाही कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम कर रहे थे, जल्द ही भारतीय जनता पार्टी यहां पर यह आरोप लगाने लग जाती है कि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद दिखाई देता है। लेकिन जब केएल शर्मा को अमेठी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पेट में दर्द भी देखने को मिलता है कि आखिरकार क्यों किसी बाहरी कार्यकर्ता को उतारा गया। दोहरा चरित्र साफ तौर पर दर्शाता है कि यदि परिवार के सदस्य यहां चुनाव लड़ते। मैं तनुज की राय जानूंगा। तनुज, लगातार कहना है कि रायबरेली में भले ही राहुल उतर गए हो, अमेठी भले ही छोड़ दियो, लेकिन जो 2 पैतृक सीट, 2 पारिवारिक सीटें उत्तर प्रदेश में रही है, उसमें से रायबरेली नहीं कम से कम एक पर तो राहुल बने हुए ही हैं। क्या कहेंगे इस पर? लेकिन वायनाड की जनता के साथ तो धोखा ही हुआ ना कि राहुल गांधी उनको देखे एहसास जता रहे थे, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा, 5 साल सेवा करी, वो कहते रहते हैं। नरेंद्र मोदी वाराणसी और गुजरात की 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, क्या वहां धोखा नहीं हो रहा था? क्या या राहुल गांधी का जो धोखा है वो धोखा है, और प्रधानमंत्री 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं? बड़ी बात कह रहे हैं आपकी प्रधानमंत्री। कह रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या धोखा नहीं कर रहे थे लोगों के साथ? क्योंकि उन्होंने एक सेफ सीट गुजरात में चुनी थी और दूसरी यहां पर वाराणसी को चुना था। तो क्या गुजरात की जनता के साथ प्रधानमंत्री ने 2014 के लोकसभा चुनाव में धोखा नहीं किया था? अनुज, क्या गुजरात की जनता से कल पर बात क्यों कर रहे हैं? आने वाले कल पर बात करें। उन्होंने वायनाड की सीट पर कहकर आगे मैं चुनाव लड़ रहा हूं, चुनाव लड़ भी रहे, और अब देखा जाए तो अब रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली गढ़ है कांग्रेस का, वहां से कांग्रेस आसानी से जीत जाती है, हर बार देखने को मिलता है। रायबरेली से जीतेंगे, वो
कंगना रनौत वाली बात हो गई, शहजादे हैं। गढ़ तो अमेठी भी रही है, गढ़ तो अमेठी भी रही है। लेकिन अमेठी क्यों, जब गढ़ थी तो क्यों छोटी? जब 2019 में देखिए स्मृति ईरानी हरा दिया, वो गढ़ था तो हरा दिया। बीजेपी पार्टी ने एक ऐसी नेता निकलकर सामने आई, क्योंकि कभी सास भी बहू था सीरियल देखे निकलकर आई और सीधे राजनीति में ऐसी एंट्री करी कि राहुल गांधी को हरा दिया उस सीट से जिसको वो गढ़ कहती थी। इस बार देख लिया रायबरेली में अगर ऐसा हाल निकला तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव। अभिनेत्री पर बात आ गई है, सीरियल से काम करके आने वाली अभिनेत्री नेता बनती है, नेत्री बनती है और राहुल गांधी को हरा देती है गढ़ में। 13 रुपए किलो वहां चीनी भी उपलब्ध करवाती हैं अमेठी के लोगों को, और अमेठी के लोग उस 13 रुपए की चीनी को खा खाकर इतना बोर हो चुके हैं स्मृति ईरानी से कि इस बार उन्होंने स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में यहां पर हराने की सौगंध खा ली है। जिस तरीके से वहां पर उनकी फजीयत होती नजर आ रही है, नामांकन सभा के दौरान राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर लोगों का विकास जो है फूट फूट करके सामने आ रहा है, और वो जिस तरीके का विकास का मौका तो 15 सालों तक राहुल गांधी को भी मिला, 4 से 19 तक सांसद रहे। कहीं ना कहीं कुछ तो लोगों में नाराजगी रही होगी कि जो 55,000 का अंतर है, मात्र अंतर नहीं है, जो वोट यहां छिटक गए राहुल गांधी से, कुछ तो नाराजगी रही होगी 15 सालों की। देखिए नाराजगी यहां पर व्यक्तिगत होती है, और कई बार ऐसा नहीं है कि अटल जी भी चुनाव हार गए थे, तो जिस तरीके से राजनेताओं के लगातार जो सियासी सफर रहता है उसमें नाराजगी होती है। लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि किसी भी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी कर ली गई है। यदि भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ाना चाहती थी तो क्यों वायनाड नहीं भेजा? राहुल गांधी के पीछे यदि चलने की बात करते हैं तो क्यों वायनाड से चुनावी प्रत्याशी नहीं बनाया? जब जीत का इतना कॉन्फिडेंस था तो क्यों भारतीय जनता पार्टी हाईकमान डरा हुआ था? ये तमाम सवाल है और बेतुकी बातें हैं कि आखिरकार क्यों यहां पर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर के तमिलनाडु से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? तर्कहीन बात बता रहे हैं। एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ से देखिए बीजेपी डरी हुई नहीं है, वो साबित कर दिया राहुल गांधी ने कि मैं डरा हुआ हूँ, इसलिए तो अमेठी छोड़कर भागे हैं, इसलिए तो रायबरेली पकड़ी है भैया कि वहां से कांग्रेस जीतती आई है। चलो इस बार भी चुनाव स्मृति ईरानी के चैलेंज को एक्सेप्ट करते चुनाव लड़ते, मात्र 50,000 का ही तो अंतर था ना। अब उन्हें पता है कि अंतर बढ़ने वाला है, शायद इसलिए अमेठी सीट छोड़ दी और रायबरेली सीट जाकर पकड़ ली। रायबरेली सीट पकड़ ली। अब डर है या हिम्मत है ये तो वे ही जाने, लेकिन अंतर अब क्या आएगा ये 4 जून की तारीख जानती है जो हर किसी को बताएगी। एक और यहां पर तारीख आएगी इतिहास में 4 जून की, जब पता चलेगा कि देश के 18वीं लोकसभा के लिए जितने उम्मीदवारों ने जितनी सीटों से अपना नामांकन दाखिल किया उसमें से कितने सांसद बनकर सदन पहुंचे और कितनों को निराशा हाथ लगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।